नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका JMDN एकेडमिक पॉइंट में। मैं अनुज कुमार। पिछली वीडियो में हमने आपका एक टॉपिक शुरू किया था राजनीतिक विज्ञान में, भारतीय राजनीति का एक नया दौर और उसमें आए नए बदलाव। इस टॉपिक में हमने शुरुआत की थी जानने की कि 1989 के दशक से लेकर वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में कौन कौन से प्रमुख बदलाव देखने को मिले हैं। इनमें से हमने सबसे पहले कुछ बदलावों के ऊपर चर्चा करने के लिए एक शुरुआत की थी और उसमें पहला जो बदलाव हमने देखा था वो था कांग्रेस के प्रभुत्व में आने वाली कमी। बहुत ही विस्तार से इसको बताने की कोशिश की थी कि कैसे कांग्रेस प्रणाली अर्थात जिस दौर में कांग्रेस सत्ताधारी दल और एक विपक्ष की भूमिका अदा करती थी, अब कांग्रेस 1989 के बाद से लगातार अपनी उस प्रसिद्धि को और उस प्रतिष्ठा को खो चुकी थी और अन्य जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं या जो अन्य जो नए राष्ट्रीय दल हैं, अब वो राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर सामने आ चुके थे और कांग्रेस का एक पतन नुमा रूप यहाँ पर हमने देखा। ये वो दौर था जब कांग्रेस में कुछ प्रमुख नेताओं की कमी नजर आई और गांधी नेहरू परिवार से बाहर के कुछ गठबंधन सरकार में बने कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हमने बीच बीच में देखे। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम 1989 के दशक से भारतीय राजनीति के नए बदलावों में आज हम दूसरा बिंदु लेकर चलेंगे, जिसका नाम है भारतीय राजनीति में जो पिछड़ा वर्ग एक राजनीतिक रूप से उभरा। हम उसका एक पूरे का पूरा इतिहास और उसका एक पूरे का पूरा राजनीतिक रूप लेकर चलेंगे कि कैसे जो पिछड़े वर्ग है इनको संवैधानिक मान्यता मिली और कैसे इस पिछड़े वर्ग को लेकर राष्ट्र में 1990 के दशक में हिंसा और लड़ाई झगड़ों का माहौल भी बना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हमने हमारी पिछली क्लास में भारतीय राजनीति के नए बदलाव में 1989 के दौर से जो पहला बिंदु पड़ा था बदलाव का, वो था कांग्रेस प्रणाली के प्रभुत्व में कमी। ये एक पूरा का पूरा जो बिंदु है ये हमने पूरे का पूरा बिंदु डिस्कस किया था। आज हम जो दूसरा बिंदु लेकर चलेंगे इस टॉपिक का वो है पिछड़े वर्ग का राजनीतिक उदय। दोस्तों, पिछड़ा वर्ग जब कभी भी ये शब्द हमारे सामने आता है तो इसको लेकर बहुत सारे अलग अलग विचार और बहुत सारी परिभाषाएं उभर कर सामने आती भी हैं, दी भी जाती हैं, कही भी जाती हैं। ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत की राजनीति में जो पिछड़े वर्ग का मुद्दा है ये उभर कर सामने आया स्वतंत्र भारत की राजनीति में भी भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग को लेकर राजनीतिक रूप शुरुआत होनी शुरू हो चुकी थी। अगर मैं इसको दशक का नाम दूं तो 1960 का वो दशक था जिस दौर में जो पिछड़ा वर्ग है वो एक राजनीतिक रूप की शुरुआत कर रहा था। इसको लेकर पहली बार नेहरू सरकार ने 1953 में एक प्रसिद्ध समाज सेवी काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। इस पिछड़े वर्ग आयोग को क्यों बनाया और बेसिकली ये पिछड़ा वर्ग है क्या? तो ऐसा था कि भारत में स्वतंत्र भारतीय इतिहास में बहुत सारे भारतीय समाज में वर्ग और समूह ऐसे भी थे जो एक प्रकार से देखा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान ही समाज में वंचित रखे गए थे। लेकिन ये वंचित सिर्फ दो स्थिति में थे, एक सामाजिक स्थिति में और एक शैक्षणिक स्थिति में। इसलिए पिछड़ा वर्ग हर उस भारतीय समाज में हर उस धार्मिक या भाषीय वर्ग के लोगों को नाम दिया गया जो इस समाज में शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा है। कौन कौन से रूप में? शैक्षणिक
और सामाजिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े या वंचित वर्गों को नाम दिया गया है पिछड़ा वर्ग। ये नाम दिया गया है उन वर्गों को जो भारत में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल ना होकर दो क्षेत्रों में पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से। और इंग्लिश में इनको लिए एक आयोग बनाया गया जिसको हमने नाम दिया है SEBC, सोशली एंड इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, यानी कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशंस नाम इसको दिया गया है। काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में नेहरू सरकार ने अनुच्छेद 340 के द्वारा राष्ट्रपति की आज्ञा के बाद इस पिछड़े वर्ग का गठन किया गया। इसको हमने पहला पिछड़ा वर्ग आयोग नाम दिया है। इसका मुख्य काम यही था कि ये पता लगाना है कि भारत में कुल ऐसे कितनी जातियां हैं या ऐसे कितने वर्ग हैं जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, परंतु वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के भाग नहीं हैं। और कुल मिलाकर काका कालेलकर ने लगभग 2399 ऐसी जातियों को ढूंढा जिनको उन्होंने पिछड़े वर्ग में शामिल करने की बात कही। 2399 जातियों को काका कालेलकर ने पिछड़े वर्ग में शामिल करने की बात कही। तो ये एक रूप था, ये एक शुरुआत थी किसकी? स्वतंत्र भारत की राजनीति में पिछड़े वर्ग को राजनीतिक रूप देने की। लेकिन ये शुरुआत कुछ समय के लिए ठंडी पड़ गई, परंतु एक दूसरा दौर आया 1960 के दशक में। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, पूरा दौर चल रहा है। इस बीच में जो CM थे बिहार के, कर्पूरी ठाकुर, इन्होंने 1960 के दशक में एक बार फिर आवाज बुलंद की। किसको लेकर? अपने राज्य में और उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों को राजनीतिक रूप देने की। और इनकी बात को और आगे इन्होंने बढ़ाया। तो देखते ही देखते 1977 में जब पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी जनता दल की सरकार बनी, केंद्र में पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी जनता दल की सरकार बनी, और इस जनता दल की जीत में उत्तर भारत के लगभग सभी पिछड़े वर्ग का पूर्ण समर्थन रहा। उत्तर भारत के लगभग सभी पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनका इस जनता दल को जिताने में एक पूर्ण बहुमत रहा, पूर्ण समर्थन रहा। इसी वजह से जो जनता दल की सरकार है, जनता दल की सरकार के जो दो राजनीतिक ग्रुप थे या जो दो राजनीतिक दल थे, जिनमें एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोक दल, ये दो ऐसे राजनीतिक रूप से जो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा जनाधार लेकर जीत कर आए, और इन सब के मिलकर एक गैर कांग्रेसी जनता दल की सरकार बनी। मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। और 1978 में मोरारजी देसाई ने BP मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, BP मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक दूसरा मंडल आयोग की स्थापना कर दी। कौन सा? दूसरा मंडल आयोग। ये जो दूसरा मंडल आयोग है ये 1978 में इसकी स्थापना की गई। स्थापना करने वाली सरकार थी जनता दल और देश के प्रधानमंत्री थे उस समय मोरारजी देसाई। जनरली पूछा जाता है कि ये जो दूसरा मंडल आयोग है ये क्यों बनाया गया, इसके गठन के कार्य क्या थे।
तो मैं आपको पहले बताऊँ, ये बीपी मंडल जो थे ये पूर्व में बिहार के समाजवादी नेता रहे थे और इसके अलावा ये पूर्व में कुछ महीनों में बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। और आपको बताया भी मैंने, जैसे उत्तर भारतीय क्षेत्रों में ही जो पिछड़े वर्ग थे उनको संवैधानिक प्रावधान देने की लगातार मांगें चल रही थी, इसलिए जो बीपी मंडल हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद जो मंडल हैं, इनको दूसरा मंडल आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनता दल की सरकार थी और इन्होंने कुछ समय के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो मंडल आयोग है इसकी स्थापना क्यों की गई? तो इसके गठन के कारण है कि मंडल आयोग के गठन के कारण ये मंडल आयोग क्यों बनाया गया? इस मंडल आयोग को बनाने के कारण क्या थे? इस मंडल आयोग को बनाने के कारण ये थे कि सबसे पहले तो ये पता लगाना कि देश में कितने वर्ग सामाजिक या शैक्षणिक रूप से वंचित हैं। ये पता लगाना था कि आज की स्थिति में, यानी 1978 तक की स्थिति में देश में कितने ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अभी भी पिछड़े हुए हैं और बराबरी या समान दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं है। यानी कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे वर्ग हैं जिनको समाज में बराबरी बिल्कुल भी नहीं मिली हुई है। ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए मंडल आयोग के गठन के निर्माण के कार्य को 1978 में जनता दल पार्टी ने महत्व दिया और ये दूसरा मंडल आयोग बनकर तैयार हुआ। इस दूसरे मंडल आयोग ने एक से 1.5 साल के अंतर्गत अपनी जो सिफारिशें हैं ये मुख्य देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और जनता दल की सरकार के सामने रखी और उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ सिफारिशें, ऐसी सिफारिशें दी जो आगे जाकर एक निर्णायक रूप लेने वाली थी भारतीय राजनीति के अंतर्गत। इनके द्वारा दी गई सिफारिशें 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट या सिफारिश सरकार को पेश की और उसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि 27%, कितना, 27% आरक्षण किसको दिया जाए? पिछड़े वर्ग को। कितना प्रतिशत? 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इनके लिए भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किए जाएं। देश में लगातार भूमि सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा दो ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में या जो आप कह सकते हो कस्बे इलाकों में जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर उनकी स्थिति सुधरे। सरकार ऐसे भूमि सुधार कार्यक्रमों को लगातार बढ़ावा दे और सरकारी तथा सामाजिक क्षेत्रों में बराबरी हेतु संवैधानिक रूप दे। संवैधानिक रूप का मतलब है कि इनके जो प्रावधान हम बता रहे हैं उनको आगे जाके लागू भी किया जाए तो एक कानूनी रूप इनको मिलेगा और इस कानूनी रूप के द्वारा जो इनकी स्थिति है अभी देश में, वो स्थिति धीरे धीरे सही हो सकती है। यानी कि जो खराब स्थिति है वो ख़त्म हो सकती है और जो समाज में समानता या जो स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, बराबरी की जो हम बात कर रहे हैं, वो इन वर्गों को फिर प्राप्त हो सकती है। ऐसी इन्होंने कुल सिफारिशें देश में सबके सामने रखने की कोशिशें की। ये सारी सिफारिशें इन्होंने जो उस जमाने के जनता दल सरकार के होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, ज्ञानी जैल सिंह, उनके सामने रखी और गृह मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर ध्यान दिया और इन सिफारिशों के मद्देनज़र आगे जाकर काम करने पर भी बल दिया। लेकिन यहाँ पर ये विकास क्रम रुका नहीं। ये जो दूसरा मंडल आयोग ने सिफारिश अपनी दे दी, ये सिफारिश देने के बाद
अब क्योंकि 2 साल के अंतर्गत ही 1979 में ये जो जनता दल की सरकार थी, ये क्योंकि गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार थी, ये बहुत जल्दी गिर गई। और इस सरकार के गिरने के कारण जो ये दूसरे मंडल आयोग की सिफारिशें हैं, ये ठंडे बस्ते में रह गई। कहने का मतलब है, इनको लेकर सरकार ने कोई ज़्यादा एक्टिव काम नहीं किया, कोई सक्रिय रूप इसको नहीं दिया। इस वजह से ये प्रस्ताव वैसे का वैसे ही पड़ा रहा जैसे कि सिफारिशें दी गई थी। कुछ समय के बाद 1985 के आसपास में एक सामाजिक आधिकारिता मंत्रालय बनाया गया कांग्रेस की सरकार द्वारा। कुछ समय के बाद कांग्रेस सरकार के द्वारा 1985 में एक मिनिस्ट्री बनाई गई, सामाजिक आधिकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मिनिस्ट्री का सीधा सा उद्देश्य था कि जो पिछड़े वर्ग हैं, यानी अभी जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो वंचित वर्ग हैं या जिनको हमने ओबीसी नाम दिया है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए कार्य करना। क्या करना जी? उनके उत्थान के लिए कार्य करना। तो ये सामाजिक आधिकारिता मंत्रालय कांग्रेस सरकार द्वारा 1985 में बनाया गया। इस समय देश के प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जो उनकी माता थी 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री दावेदारी राजीव गांधी ने ली, और जब सरकार बनी तो उन्होंने 1 साल के बाद एक सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय बनाया, और इस मंत्रालय के द्वारा उन्होंने वंचित वर्ग को उत्थान करने के कार्य को बढ़ावा दिया। कुछ समय के बाद 1989 में, जैसे कि हमने चर्चा कर रहे हैं, एक गठबंधन का दौर भारत में शुरू हुआ, और इस गठबंधन के दौर में दोबारा से जो हम ओबीसीओं के लिए यानी पिछड़े वर्ग के लिए इनके संवैधानिक प्रावधान की बात कर रहे हैं, उसको एक बार फिर से गति मिलनी शुरू हो गई 1989 में, जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। इस राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनएफ, नेशनल फ्रंट। नेशनल फ्रंट की जब गवर्नमेंट बनी, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि इस गवर्नमेंट को बीजेपी और जो वाम मोर्चा है यानी कि सीपीआई और सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इन तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने मिलकर और जनता दल के सहयोग से, मेन पार्टी इसमें एक और थी, कौन सी? जनता दल। तो जनता दल, बीजेपी, वाम मोर्चा, सीपीआई और सीपीआईएम, इन्होंने मिलकर एक राष्ट्रीय मोर्चा नाम की, एक नेशनल फ्रंट नाम की गवर्नमेंट बनाई, और इस गवर्नमेंट में देश के प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह। विश्व प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, और विश्व प्रताप सिंह ने सरकार बनने के कुछ ही सालों के बाद या 1 साल के बाद 6 अगस्त 1990 लोकसभा में और 9 अगस्त 1990 राज्यसभा में। 6 अगस्त 1990 लोकसभा में और 9 अगस्त 1990 में राज्यसभा में ओबीसीओं के संवैधानिक प्रावधान को लागू करने का प्रस्ताव पास करवा दिया। कब? 6 अगस्त 1990 में लोकसभा में और 9 अगस्त 1990 में राज्यसभा में। किसका? ओबीसीओं का संवैधानिक प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव पास करवा दिया। कब करवा दिया जी? 6 अगस्त 1990 में लोकसभा में और 9 अगस्त 1990 में राज्यसभा में यह संवैधानिक प्रावधान पास करवा दिया गया, और 13 अगस्त 1990 में इसको लागू करने की घोषणा वीपी सिंह ने कर दी।
वीपी सिंह सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी, और वो घोषणा क्या थी? क्योंकि अभी देखिए आप भाई 6 अगस्त 1990 में लोकसभा में ओबीसीओं के संवैधानिक प्रावधान के इस मसले को उन्होंने पास करवा दिया। फिर 9 अगस्त 1990 में राज्यसभा में बिल पास करवा दिया। इसी को लेकर जब 13 अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने घोषणा की कि हम ओबीसीओं को संवैधानिक प्रावधान दे रहे हैं, अर्थात उनको 27% आरक्षण देने की जो बात की गई है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। भूमि सुधार के काम तो शुरू से चल ही रहे थे। इसके अलावा जो सरकारी क्षेत्र है वहाँ पर भी जो उनको बराबरी की बात चल रही है, हम उसके लिए भी संवैधानिक प्रावधान उनको दे रहे हैं। और ये घोषणा करते के साथ ही देश की अंतर्गत एक राजनीतिक उथल पुथल, और आप कह सकते हो जो सामाजिक उथल पुथल का माहौल है वो दोबारा से पैदा हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए बोला ये राजनीतिक उदय का मतलब ही यही है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने इस मामले को लेकर अपना इंटरफेरेंस बढ़ा दिया और वाद विवाद का जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो गया। तो अब हम ये देखेंगे कि 13 अगस्त 1990 में वीपी सिंह सरकार ने जब ओबीसीओं के प्रावधान को लागू करने की घोषणा की तो उसके परिणाम क्या निकले।